डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये इस सेशन में हम लोग सीखेंगे मैथ्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षा में भी आ चुके हैं और कुछ बच्चों का ये, कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था, तो उन्होंने ये डाउट्स मुझसे पूछा था, तो उस डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा और आप लोगों को भी ये फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, मेरे इंस्टीट्यूशन का ये स्पेशल बुक है वॉल्यूम 1 और ये दूसरा बुक है वॉल्यूम 2। तो ये दो बुक बहुत ही स्पेशल बुक है जो प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये दोनों ही बुक मेरे द्वारा लिखा गया है, तो जिस स्टूडेंट को इस बुक्स की आवश्यकता होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है और लगभग सारे एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो ये खास करके तैयार किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के विद्यार्थियों के लिए। यह बुक हिंदी में अवेलेबल है। इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे और इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन का सेट होगा। सेक्शन ए में 75 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया गया है, मतलब टोटल एक लेसन में 125 क्वेश्चन दिया गया है। तो जिस स्टूडेंट को इस किताब का जरूरत महसूस होगा वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 8252656697 पर कांटेक्ट करके ये बुक मुझसे ले लेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये आज का टॉपिक बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो डाउट के फॉर्म में स्टूडेंट मुझसे पूछे थे कि मान लीजिए 6 डिवाइडेड 3 ये सब कैसे सॉल्व करेंगे। तो हालांकि ये मैथ्स का बेसिक रूल पर ही सॉल्व होगा, लेकिन जिस स्टूडेंट को ये नहीं आता है वो देख लीजिए क्या करेंगे। 6 डिवाइड है तो इसको मल्टीपल में चेंज कर देंगे 1/6, डिवाइड है तो ये भी चेंज हो जाएगा 1/3। ये बोर्ड मास का नियम यानी बोर्ड मास का जो रूल है उसी पर आधारित है ना। अब हम लोग इसको काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। क्लियर? अब 1 1 1 को 3 से भाग लगाना है। क्लियर? तो 1 1 1 को आप 3 से भाग लगाएंगे तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2 और 1 3 7 जा 21, यानी इसका आंसर कितना होगा 37। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछे हैं ये सब क्वेश्चन, उनको मैं उनका डाउट्स क्लियर करा दूं। मान लीजिए क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड 4 क्या होगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट आप इसको 4 इंटू 1/4 कर देंगे, इंटू 1/4 कर देंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 4 कट गया, 1/4 इक्वल टू आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया, या 1/4 को 1 को 4 से आप डिवाइड लगाएंगे, है ना। तो क्या होगा 0.0, तो 4 2 जा 8, 2 आया यहाँ 0, 4 4 5 का 20 यानी 0.25, और ऐसे भी 1/4 का वैल्यू 0.25 होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए कुछ स्टूडेंट ये किताब का फोटो खींचकर मेरे पास भेजे थे, तो उसी को मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। आप इसको देखिए ध्यानपूर्वक, है ना। और इसके बाद में ये अपने किताब से भी, जो मैंने यहाँ किताब लिखा हुआ है उससे भी आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर शेयर करूंगा। क्लियर? तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपने सीख लिया होगा। अब इसको वाइप कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए और खूब बढ़िया से सीखते रहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 0.6 बड़ा है या 0.3 बड़ा है ना, विच इज ग्रेटर। क्लियर? 0.6 बड़ा है या 0.3 बड़ा है, विच इज ग्रेटर। क्लियर? तो इसको हम लोग समझेंगे 0.6 बड़ा है या 0.3 बड़ा है। इसमें डियर स्टूडेंट्स
0.3 बड़ा है। क्लियर, 0.3 बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है 0.6 बड़ा है। इसको समझाते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में इस तरह का सीखा होगा क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट पर आधारित एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, इस तरफ एक्स एक्सिस होता था, इस तरफ एक्स डैश, इस तरफ वाई और इस तरफ वाई डैश होता था। ठीक है, ये होता था 0। एक्स और वाई के दोनों ही कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 0 होते थे और एक्स का वैल्यू इस तरफ होता था 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू, एक्स का नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 इस तरह से होता था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0.6, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 इस तरह से बढ़ते हैं, तो उसी तरह से 0 से अगर हम लोग 1 के तरफ जा रहे हैं तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। क्लियर, तो यहाँ से यह पता चलता है कि 0.6 इज ग्रेटर देन 0.3। यही आपका आंसर हो गया, 0.6 इज ग्रेटर देन 0.3, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको वाइप कर लेते हैं। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पर उतार लेंगे और कॉपी पर उतारने के बाद, क्लियर, आपके पास ये हमेशा आपका कलेक्शन में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 11,000 11,000 1100 1111, है ना। 11,1111 अंकों में लिखें, अंकों में लिखें। क्लियर, तो बहुत सारे स्टूडेंट 11,1111 को अंकों में जब लिखने की बात आती है तो वो इस तरह का कुछ लिखने का कोशिश करते हैं, 11,000 या 11,000 1100 11 इस टाइप का कुछ लिखने का कोशिश करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा गलत है ना। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, 11,1111 अंकों में लिखें, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रतियोगिता परीक्षा में। तो सबसे पहले आप लिखिए 11,000। तो 11,000 लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। क्लियर, तो इस तरह से लिखेंगे, 3 जीरो होगा, है ना, एक जीरो यहाँ से रिमूव कर ले रहे हैं। 11,000 पहले हम लोग लिख लिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। क्लियर, 1 10 100 1000 10,000। अब हम लोगों को लिखना है 1100। तो 1100 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1100 ऐसे ही लिखा जाता है, 1 10 100 1000 1100 हो गया। अब 11 लिखना है, तो 11। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए, तो 11,1111 एक जोड़ दीजिए, 1 1 1 2 और ये 1। इसका मतलब ये है कि जब आपसे पूछा जाएगा 11,1111 अंकों में लिखें, तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर ये होगा 12,111। क्लियर, 12,111। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। आप इस तरह से जो बेसिक रूल है मैथ का ना, वो आप इस पर लागू करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप लोग बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का डाउट है, 0 तथा 6 का एलसीएम, है ना। 0 तथा 6 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका मैं आपको, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रतियोगिता परीक्षा में, वो स्नैपशॉट ले करके, मतलब फोटो खींच करके ये किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, किसी स्टूडेंट ने। तो 0 तथा 6 का एलसीएम क्या होगा, तो मैं आपको इसका एचसीएफ भी बता देता हूं कि क्या होगा, है ना। एचसीएफ भी बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्लियर, 0 तथा 6 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि 0 एंड x, एनी नंबर विच इज 0 एंड x, x के साथ अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो और 0 के साथ
किसी का कॉल आ रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मैं इसको साइलेंट मोड में कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँगा तो वीडियो फिर से शूट करना पड़ेगा। देखिए 0 तथा 6 का एलसीएम, थोड़ा सा बीच में वो साउंड आ गया होगा फोन का साउंड, तो कोई बात नहीं, उतना चलेगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, है ना। 0 तथा 6 का एलसीएम क्या होगा? तो किसी भी संख्या, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जिसके साथ 0 हो तो उस संख्या का एलसीएम जो है वह 0 होता है। क्लियर? 0 किसी भी संख्या के साथ अगर लगा हो और कोई भी संख्या का आपको एलसीएम निकालना हो तो उस संख्या का एलसीएम हमेशा 0 ही होता है, ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर? इसके बाद फिर मान लीजिए कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है। क्लियर? तो यहां से याद रखिए 0 एंड एनी नंबर, कोई भी संख्या, है ना, 0 एंड एनी नंबर HCF is always infinite। क्लियर? 0 और किसी भी संख्या का, 0 एंड कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 0 है और कोई दूसरा संख्या x है, कोई भी संख्या, उसका HCF हमेशा इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गया? तो मान लीजिए अब कोई एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 0 और मान लीजिए 256 का आपको एलसीएम निकालना है ना। 0 एंड 256 का एलसीएम निकालना है तो आंसर क्या होगा? 0। और 0 एंड 256 का एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा इसका आंसर? इनफाइनाइट, है ना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसके बाद वाइप करने के बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। कोशिश करूंगा जहां तक हो सके 10-12 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन का जहां तक हो सके वहां तक आपको क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 तथा 20 का एलसीएम, है ना, ध्यान दीजिएगा। -8 एंड 20 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या होगा? -8 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा? क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, किसी भी निगेटिव का एलसीएम नहीं निकलता है ना, नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर किसी निगेटिव का एलसीएम अगर आपको निकालना ही है तो सबसे पहले आप उसमें मॉड्यूल लगाइए और मॉड्यूल लगाने के बाद, मॉड्यूलस लगाने के बाद आप इसका जो ऋणात्मक वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है, आप उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करिए। तो अगर किसी भी निगेटिव वैल्यू में, किसी भी निगेटिव टर्म में अगर मॉड्यूलस लगा देते हैं तो वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, वैल्यू जो है वह पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? तो -8 में मॉड्यूलस लगा दिए तो यह बन गया 8। क्लियर? अब 8 तथा 20 का जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उस तरह से आप 8 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। क्लियर? इसी तरह से मान लीजिए एलसीएम आप निकालते हैं तो इसको मैं निकालने का एक तरीका बता देता हूं। 8 और 20, इसको आप क्या करेंगे? 2 का पावर 3 और 20 को क्या लिखेंगे? 2 × 10 तो लिख ही सकते, 2 × 10 लिख सकते हैं, 10 × 2 20। 10 को क्या लिखेंगे? 2 × 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1। अब इसका एलसीएम हम लोग को निकालना है ना। तो एलसीएम देखिए क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? तो यहाँ पर जो ज्यादा पावर रहेगा ना वो एलसीएम में उतार दीजिए। तो 2 का पावर 3 हो गया, तो 2 का पावर 3 हम लोग जैसे ही यहाँ लिखे 2 का पावर 2 भी इसमें आ गया और जो बच गया उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 का पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 × 5 यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 × 5 40। यानी इसका एलसीएम जो है वो क्या निकल जाएगा? 40, है ना, 40 आ जाएगा इसका एलसीएम। और इसी क्वेश्चन का अगर हम लोगों को एचसीएफ निकालना है तो ध्यान दीजिए, है ना, एचसीएफ अगर निकालना है तो
यहाँ पर ध्यान दीजिए -8 एंड 20 का अगर आपको, अब एलसीएम वाले टर्म्स को यहाँ पर मैं मिटा ले रहा हूँ, बाकी सब तो वही रहेगा समझाने के लिए। तो अगर मान लीजिए अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है, क्लियर? अब आपको अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो डियर स्टूडेंट किसी भी निगेटिव टर्म का एचसीएफ भी नहीं निकलता है, इसलिए इस निगेटिव टर्म को सबसे पहले आपको मॉडुलस में लगाना पड़ेगा। मॉडुलस लगाने के बाद ये निगेटिव साइन इट बिकम्स टू पॉजिटिव, यह पॉजिटिव में चला जाएगा और पॉजिटिव के बाद 8 तथा 20 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए एचसीएफ इसका कैसे निकालेंगे, तो 8 को आप इसी तरह से तोड़ेंगे और 20 को इसी तरह से तोड़ेंगे। तो अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में हमेशा यहाँ ध्यान दीजिए मैं लिख दे रहा हूँ छोटा पावर को लिखते हैं, क्लियर? तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है, इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 और 2 का पावर 2 का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ या फिर इसके आगे लिख रहा हूँ, है ना? यहाँ पर समझिए 2 इंटू 2 इंटू 5। तो चलिए एक 2 तो मिल गया, दूसरा 2 भी मिल गया, लेकिन अब तीसरा 2 तो है नहीं, इसीलिए हमेशा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा एचसीएफ में आपको हमेशा छोटा पावर लेना है। तो 2 का पावर 2 यहाँ पर छोटा पावर है, 2 का पावर 2 ले लिए। अब इसके आगे ना यहाँ पर 5 है, यहाँ तो 5 है लेकिन इधर नहीं है, तो 2 का पावर 2 यानी 2 का पावर 2, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। इसका एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। आप लोग सारा क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लेंगे। इस तरह का मैं आपको एवरीडे क्वेश्चन का सेट कराऊंगा, जो भी डाउट जिस स्टूडेंट का रहेगा उसको सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। उससे फायदा ये रहेगा कि आप सभी को खूब बढ़िया से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, जो स्टूडेंट के डाउट पूछे हैं उन्हें भी और जिस स्टूडेंट को ये डाउट नहीं है उन्हें भी, है ना? चलिए एक क्वेश्चन और है, जीरो कौन सी संख्या है, क्लियर? जीरो कौन सी संख्या है? पहला ऑप्शन में है सम संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं यानी इनमें से कोई नहीं और पांचवा ऑप्शन है सभी। चलिए ध्यान देते हैं, है ना? जीरो कौन सी संख्या है? तो यदि सम संख्या है क्या जीरो, तो बिल्कुल है, यानी वह संख्या जिसके साथ जीरो लगा हुआ है वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तो सम संख्या का इवन नंबर का डेफिनेशन ही यही है, एनी नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर, है ना? उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से कंप्लीटली पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो पहला तो बात हो गया कि जीरो कौन सी संख्या है, तो भाई जीरो सम संख्या है, पहला वाला होगा। दूसरा देखिए क्या परिमेय संख्या है, तो एनी नंबर परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखें रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो एनी नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। बस कंडीशन ये है परिमेय संख्या का कि एनी नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 0/2 क्लियर क्या होगा, टोटल सम 0 या 0 किसी भी वैल्यू का न्यूमरेटर, है ना? किसी भी वैल्यू का न्यूमरेटर जो है वो अगर 0 हो जाए और डिनोमिनेटर कुछ भी पॉजिटिव संख्या कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी हो तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। तो यस 0 जो है वह एक परिमेय संख्या भी है, क्लियर? तो अब आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि ऑप्शन है तो इनमें से सभी होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या जीरो पूर्ण संख्या है। तो यस
जीरो पूर्ण संख्या भी है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, और जहां आप लोगों को समझ में अगर कहीं कोई दिक्कत समझने में आए तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, या व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। टाइम मिलेगा तो आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स का, देखिए ध्यान दीजिए। क्लियर? कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3√4। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3√4। तो डियर स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3√4, इसको निकालने के लिए आपको दो तीन चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे आप अगर देखे होंगे कि √1 का वैल्यू 1 होता है ना, इस तरह से आपको कम से कम दो तीन वैल्यू याद रखना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं, √3 वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1 होता है, पहला बात। दूसरा बात, 3√2 का वैल्यू 1.25 होता है, और तीसरा बात वैल्यू 3 का वैल्यू 1.442 होता है। क्लियर? ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जैसे आप √2 का वैल्यू याद किए हुए हैं ना, कि √2 का वैल्यू 1.414 होता है। क्लियर? तो इसी तरह से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो ये क्वेश्चन बेसिक नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, 1.442 होता है ना। तो ये क्वेश्चन नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का है ना। तो ये तीन वैल्यू कम से कम आप याद रखिए, और इसके बाद आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए इस तरह का जो वैल्यू है, जैसे 3√4 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3√2 का पावर 2, ऐसा तो लिखा जा सकता है। क्लियर? ध्यान दीजिए। इसके बाद आप फॉर्मूला पढ़े हैं, a का पावर n इंटू n क्या होता है? a का पावर n गुना n होता है, ऐसा होता है ना। तो बस इसी फॉर्मूला पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए, क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3। क्लियर? तो a का पावर n इंटू n बेस्ट आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 भी लिखा जा सकता है। क्लियर? 2 का पावर 2 इंटू 3 भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/3 इंटू 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर? 2 का पावर 1/3 इंटू 2। क्लियर? इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप बात को समझिए, जैसे 2 का पावर, यहाँ देखिए 2 का पावर, इसको यहाँ जो मैं आपको वैल्यू याद करने के लिए कहा था, तो 2 का पावर 1/3 है ना, वैल्यू कितना होगा 1.25। तो 2 का पावर 1/3 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 का पावर 1/3 का वैल्यू होगा 1.25 इंटू 2। क्लियर? गुना कर दीजिए 2 से, 2.5 2 10, 2.50। क्लियर? तो 1.25 का, सॉरी स्क्वायर है ना जी, गुना तो नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा है। देखिए यहाँ पे पावर 2 लगा है, तो 1.25 इंटू 1.25। ठीक है, यानी 1.25 125 के आसपास है, तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 1.56 समथिंग के आसपास इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? जब गुना करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। यदि आपका भी कोई डाउट है, कोई भी डाउट मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, किसी से भी रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक से आपका अगर
कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप बेझिझक व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जब भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर आपका उस क्वेश्चन को सुपर ट्रिक्स के साथ सॉल्व करके मैं आपको दे दूंगा। तो आज का क्लास बस इतना ही, और आपका भी जो क्वेश्चन होगा आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।